रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी और उसका पति अमर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ हल्की सी रोशनी होती है और अमर अपने फोन की लाइट जलाकर पल्लवी से कहता है, लगता है हम किसी शोरूम या मॉल में हैं। वाओ, कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ। चलिए ना ट्राई करते हैं। पल्लवी, तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि इन कपड़ों को ट्राई करते हैं। अमर जी, आप मेरी बात सुनिए। हम अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, फिर वो पुलिस वाले हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम अपनी बेगुनाही का सबूत भी ले आएंगे। पल्लवी का ये आइडिया अमर को बहुत पसंद आता है और वो दोनों एक एजेंट का भेष बनाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की नजरों से बचकर एक होटल की खिड़की से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल के किचन में जाकर वो अपने और अमर की बेगुनाही के सबूत ढूंढने लगती है। ऐसे में जब उसे सबूत मिलता है तो वो बोलती है, अमर जी, हमारी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल गया। तभी पल्लवी की सासू माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी मारते हुए उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, सूरज सर पे आ गया। सुबह के 10 बज चुके हैं, तेरी तो आँख ही नहीं खुली अभी तक। क्या माँ जी, इतना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, आपने एंड मौके पर जगा दिया और मेरा सपना खराब हो गया। अरे करम जली, सपने देखने के अलावा कुछ और भी कर लिया कर। रात में अमर के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तू उनका स्वागत करने के अलावा यहाँ बैठी बैठी सपने देख रही है। चल जाकर काम कर। माँ जी, सपने देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के पीछे आलसी बनना, दिन भर सोना, ये बहुत गलत है। चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। आई बड़ी सपने देखने वाली। पल्लवी महारानियों की तरह अपने बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है, साथ ही साथ बड़बड़ाने भी लगती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर की बहू है, जहाँ उसे एक नौकर उसके लिए बेड पर ही जूस लेकर आता है और उससे कहता है, बेबी जी, ये आपका जूस, और आज लंच में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। एक काम करो, शाम को पिज्जा बना दो, बिकॉज यू नो मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और बाकियों से पूछ लो, उन्हें जो पसंद है वो बना दो। और हाँ, माली ने पौधों को पानी दिया? इसके बारे में मुझे नहीं पता है बेबी जी। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास एक टेबल पर रखकर अपना चश्मा उठाकर सर पर लगाकर घर के बाहर अपने गार्डन में जाकर फूलों को देखती है, जिसमें से उसका फेवरेट गुलाब का एक पौधा मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर वो अपने सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोलती है, रामू, राजू, चीकू, माली काका, कहाँ मर गए सारे के सारे? यहाँ अभी के अभी। अरे, आप लोगों की वजह से मेरा ये रोज का पौधा रोज की तरह मुरझा गया है। सारे नौकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और पल्लवी जोरों से उन्हें डांटना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कुसुम उसके पास आती है और उसकी कमर पर मुक्का मारकर उससे कहती है, हे भगवान, ये तो फिर से सपने की दुनिया में खो गई। अरे करमजली नास पिटी, निकल जा अपने ख्याली पुलाव से बाहर। हाँ माँ जी, ख्याली पुलाव तो कब का बन गया, बस आटे की सब्जी बनानी है। नास पिटी, तभी बोलती हूँ तुझे, होश में रहा कर और सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि आटे की कभी सब्जी नहीं होती। पर हाँ, ख्याली पुलाव तो तुझसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। सॉरी माँ जी, मेरा मतलब है कि बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया। अरे मुझे तो डर लगता है कहीं तू सपने में ही कुछ कर ना दे, जब देखो तब सपनों में ही खोई रहती है। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानती हो ना, ये आदत है मेरी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सपनों से निकल और हकीकत में जी, नहीं तो एक सपना मैं भी रोज देखती हूँ कि तुझे घर से रफा दफा कर दूं। सोच ले, अगर ये सपना सच हो जाए तो सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते। तभी पल्लवी डरते हुए उससे कहती है, माँ जी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती हूँ। अरे, मैं अपने सपनों को पूरा भी कर सकती हूँ, बस भगवान साथ दे तो। बहू,
तुझे सपना देखना ही है ना तो तू देख, पर ऐसे सपने मत देख बहू कि वो पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह के तेरे सपने हैं वो सिर्फ सपनों में ही पूरे हो सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसीलिए अपना काम पर ध्यान दे, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल। ये सब बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और रात को अमर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ पल्लवी उन सभी के लिए खाना लाती है कि तभी उसका एक दोस्त अंकित अमर से कहता है, यार तू भाभी को कहीं लेकर क्यों नहीं जाता? बेचारी कितना काम करती हैं। यार इतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना। अब तुझे तो पता ही है ना अपनी सैलरी कितनी कम है, और वैसे भी तेरी भाभी अपने सपनों में ही हर जगह घूम लेती है, तो उसको कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर पल्लवी अंकित की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपने सपनों में खो जाती है, जहां वो अमर के साथ आउट ऑफ द इंडिया गई होती है और अमर उसे एक मॉल में ले जाकर शॉपिंग करवा रहा होता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, बोलो अब कहाँ जाना है? बेबी, फिर अब हम किसी फेमस से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद घूमी घूमी करेंगे और फिर ढेर सारा रोमांस करेंगे। पल्लवी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है कि तभी अंकित उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ? आप फिर कहीं खो गए क्या? कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी, वैसे अमर मुझे बता रहा था आपको सपनों में जीने का शौक है, तो आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करती? सपने तो बस सपने होते हैं अंकित भैया, और अकेले सपने देखूंगी तो उन्हें पूरा कैसे करूंगी। और वैसे भी इनको और सासू माँ को तो मेरा सपने देखना भी पसंद नहीं है, तो उन्हें पूरा कैसे करूं। इसीलिए बस अपनी ख्याली दुनिया में ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी लेती हूँ। पल्लवी की ये बातें सुनकर अमर को उसकी बातों की गहराई समझ आती है। वहीं अंकित पल्लवी को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है कि आखिर किस तरह पल्लवी घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, जिस पर पल्लवी उससे कहती है, पर भैया मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। भाभी आप अकेली कहाँ हो? अमर है ना, और मैं भी हूँ। पल्लवी तुम सपने देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। जिसके बाद अमर अब पल्लवी का साथ देता है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं। और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। पल्लवी दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेती है। और अब उसके पास खुली आंखें तो क्या, बंद आंखों से भी सपने देखने का टाइम नहीं होता। अपनी बहू की कामयाबी देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद पल्लवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सपना रखती है। और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पंखुड़ी कुकिंग शो जीत जाती है, जिसके लिए उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। साथ ही जजेस उसके हाथों में ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक भी देते हैं। ऐसे में एक जज उससे बोलते हैं, सो मिसिस पंखुड़ी, इतना अच्छा मूंग दाल का हलवा आपने कहाँ से बनाना सीखा? I mean, मम्मी, दादी या नानी? क्योंकि आपके बनाए हलवे में कुछ अलग ही जादू था, ऐसा कि जैसे आपने किसी अपने के लिए बहुत प्यार से बनाया हो। जी नहीं, ये रेसिपी ना तो मुझे मेरी माँ ने सिखाई है, ना मेरी दादी नानी ने, और ना ही मेरी सासू माँ ने। ये रेसिपी मुझे मेरे माय डियर हस्बैंड आरव ने सिखाई है। What? आपके हस्बैंड ने? जी आपने तो सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ बात उल्टी है। मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। सच कहूँ तो मुझे चाय के सिवा कुछ आता ही नहीं था, लेकिन मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे एक अच्छा कुक बनाया। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ये ट्रॉफी मेरे हस्बैंड के हाथों से मिले, प्लीज। Yeah, sure. Why not? Please make applause for Mr. Arav. जजेस के बुलाने पर आरव स्टेज पर आकर अपनी वाइफ पंखुड़ी को खुद ट्रॉफी देते हैं और सभी लोग मिलकर उन दोनों पति पत्नी के लिए खूब तालियां बजाते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहां उसके घर पर कुछ मीडिया वाले लोग आते हैं
और उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं। मैम आप बताइए ना, आप यहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं था। ये एक लंबी कहानी है। जो ट्रॉफी मिली है इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को जाता है। मतलब आपके हस्बैंड ने आपकी बहुत मदद की है। मैम क्या आप अपनी लव स्टोरी हमें शेयर करना पसंद करोगी? जी बिल्कुल। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। पंखुड़ी को हलवा खाने का बहुत शौक था। उसे हर तरह के हलवे खाने बहुत पसंद थे, जैसे कि गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, घिया का हलवा, मूंग दाल का हलवा इत्यादि। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में मंदिर के पास भंडारा हो रहा होता है, वो भी हलवे पूरी का। और जैसे ही उसकी फ्रेंड रूही भंडारे को देखती है तो बोलती है, ओए पंखुड़ी, यार देख भंडारा लगा हुआ है, चल खाने चलते हैं। सच्ची भंडारा? ओए चेक करना हलवा बना है क्या। सबसे पहले तो मैं वही खाऊंगी। हाँ ठीक है चल। इतना बोलकर वो दोनों भंडारे में चली जाती है और हलवा लाकर खाने लगती है। तभी पंखुड़ी बोलती है, यार देख ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खा लेते हैं। हाँ यार कितने दिन से मन कर रहा था, और कितना टेस्टी भी है ना। साक्षात माता जी का आशीर्वाद मिल गया प्रसाद में। सही बोली। पता है आज मैं घर जाकर मम्मी से कहने वाली थी कि हलवा बना दो, लेकिन माता रानी ने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती है। जैसे ही पंखुड़ी अपने घर आती है, उसकी मम्मी रोहिणी हाथ में एक लड़के की फोटो लिए बोलती है, अरे पंखुड़ी बेटा, मैंने तेरे लिए एक आरव नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और फिक्स भी कर दिया। माँ मुझसे बिना पूछे ही पक्का कर दिया। खैर कोई नहीं, अब आपने देखा है तो अच्छा ही होगा। अरे भले ही तुझसे बिना पूछे रिश्ता तय किया हो, लेकिन लड़का बिल्कुल तेरे लायक है। ये देख उसकी फोटो, अब बता कैसा है लड़का। माँ लड़का तो मस्त है। इतना कहकर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद वापस लौटती है। दोनों माँ बेटी मिलकर गाजर का हलवा खाती हैं। अगले महीने ही रोहिणी अपनी बेटी पंखुड़ी की शादी आरव के साथ धूमधाम से करवा देती है। दोनों अपनी शादी के बाद पहली बार लंच में साथ जाते हैं कि अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है। दोनों कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी पंखुड़ी बोलती है, ओ क्या ओ? ये कोई ओ वाला मोमेंट नहीं है। ओके तो कब होती है आपकी ये मोमेंट? बताओ, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं समझ आ रहा तो मत बोलो। लेकिन मुझे समझना है, आप अभी समझाओ मुझे। ये समझाने का वक्त नहीं है कोई। अब चलो यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड और लंच करके वापस घर आ जाते हैं और उसकी सास सुरेखा उससे कहती है, अरे बहू, आज राजमा चावल बनाने हैं। मेरा बहुत टाइम से दिल कर रहा है खाने का। राजमा चावल? क्या करूं, मुझे तो राजमा का राह और चावल का चा भी बनाना नहीं आता। चाय के अलावा आज तक मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। इतना बोलकर पंखुड़ी रसोई में चली जाती है और खुद से कहती है, क्या करूं, कैसे बनाऊं? हाय मैं कहाँ फंस गई। माँ जी को पता चल गया मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूंगी। उसकी ये बात आरव सुन लेता है और उसके पास आकर बोलता है, पंखुड़ी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। आरव जी आप कब आए? आपने मेरी सारी बात सुन ली ना। कोई बात नहीं पंखुड़ी, तुम एक शेफ की बीवी हो। तुम्हें जब तक बढ़िया बढ़िया खाना बनाना नहीं सिखा दूं, हार नहीं मानूंगा। चलो इससे पहले माँ मुझे तुम्हारे पास देखे, हम राजमा चावल बना लेते हैं। जी आरव जी। इतना बोलकर आरव चोरी चुपके पंखुड़ी को राजमा चावल बनाना सिखाता है। कुछ ही देर के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। अच्छे से सलाद के साथ पंखुड़ी खाना टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं। जिसे खाने के बाद सुरेखा बोलती है, अरे वाह बहू, मजा ही आ गया खाकर, और खाने को इतनी अच्छी तरह से टेबल पर सजाया। वाह बहू, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ माँ जी, थैंक यू। वाह पंखुड़ी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वक्त बीतता जाता है। आरव पंखुड़ी को सुरेखा से चोरी छुपके खाना बनाना सिखा देता है। कभी वो अपने होटल में बुलाकर खाना बनाना सिखाता, तो कभी होटल में रहकर फोन से गाइड करता। वक्त गुजरता जाता है और इसी के साथ अब पंखुड़ी को खाना बनाना आ ही जाता है। और ऐसे ही एक दिन पंखुड़ी का बर्थडे होता है। ऐसे में वो मार्केट जाती है
इतने में उसके पीछे आरव और सुरेखा सरप्राइज पार्टी की पूरी तैयारियां कर लेते हैं। जैसे ही पंखुड़ी घर वापस पहुंचती है, आरव पार्टी बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, साथ ही उसकी सास भी। और ये सरप्राइज देखकर पंखुड़ी बहुत हैरान हो जाती है और खुशी से बोलती है, वाओ आरव जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बहू, ये सब तो कुछ भी नहीं है, एक और सरप्राइज है तेरे लिए जो कि आरव देगा तुझे। सच्ची माँ जी, आरव जी जल्दी दिखाइए, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आरव के ताली बजाते ही उनका सर्वेंट ट्रॉली पर गाजर के हलवे का बना हुआ केक लेकर आता है और साथ ही दो लड़के साइड में खड़े होकर गिटार से रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। ये देखकर पंखुड़ी बोलती है, वाओ, आपने मेरे लिए गाजर के हलवे का केक बनाया, वो भी अपने हाथों से। सच में मुझे दुनिया के सबसे अच्छे पति और सासू माँ मिले हैं। इतना कहकर पंखुड़ी अपना केक कट करती है और सब बर्थडे को अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगले दिन पंखुड़ी जब डोर के पास से न्यूज़पेपर उठाने के लिए जाती है, तब उसके साथ में उसे एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करने का प्रचार होता है। और तभी आरव उसके हाथ में ये देखकर बोलता है, पंखुड़ी अब ज्यादा सोचना मत, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा मेरे लिए। लेकिन आरव जी, डरो मत पंखुड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें सब बनाना आता है। आरव की बात सुनकर अगले ही दिन पंखुड़ी उस कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पर अपने पति का फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाती है। और जजेस जब सभी के डिशेस टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करते हुए बोलते हैं, इस कुकिंग शो की विजेता है मिसेस पंखुड़ी। मैं जोरदार तालियों से इनका स्टेज पर स्वागत करता हूँ। ओह मैम, तो ये है आपकी कहानी। दैट्स अ स्वीट लव स्टोरी। आई होप आप सबको मेरा ये कुछ ना बनाने वाली पंखुड़ी से लेकर हर एक रेसिपी बनाने वाली पंखुड़ी का सफर पसंद आया होगा। मीडिया पंखुड़ी की दास्तां सुनकर वहाँ से चली जाती है और अब पंखुड़ी अपने पति और सास को अलग अलग तरीके का खाना और नए नए तरीके के हलवे बनाकर खिलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुमकुम एक बहुत ही हटी किस्म की अमीर औरत थी जिसने अच्छा खासा अपना खुद का बिजनेस संभाला हुआ था और उसे आगे बढ़ा रही थी। साथ ही उसकी साक्षी नाम की एक लौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बिजनेस के चलते 1 महीने पहले ही वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आई थी और अब वो मुंबई से दिल्ली वापस जाने के लिए एक फ्लाइट में बैठी थी कि तभी 2 मिनट के बाद ओमकार नाम का एक लड़का सीटी बजाते हुए आता है और अपनी सीट कंफर्म करके बैठ जाता है। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना एरोप्लेन में बैठकर। इतने टाइम बाद जो आया हूँ यार, बोर हो रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, फोन चला लेता हूँ। ये सब करते हुए ओम फोन चलाने लगता है और फोन चलाते चलाते बहुत ज्यादा हंसता है। उसके पास में बैठी हुई कुमकुम उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मन में कहती है, हे भगवान, ये कैसा लड़का बैठा है मेरे बगल में। चप्पड़ चप्पड़ इसकी बंदी नहीं हो रही है, पूरी फ्लाइट में बस इसी की आवाज आ रही है। कैसा पागलों की तरह दांत फाड़े जा रहा है। वो लोग 1 घंटे के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं और दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कुमकुम की नजर एक टैक्सी पर पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर ओम आकर टैक्सी वाले से बात करने लगता है कि कुमकुम बोलती है, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है पहले ये टैक्सी। आपने देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आया हूँ ड्राइवर के पास, मैंने जाने की बात की है। अरे तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। जाऊंगा तो पहले मैं आया हूँ यहाँ। ओ, मैं आई हूँ पहले। नहीं, मैं आया हूँ और मैं ही जाऊंगा। अरे मैडम सर, एक ही टैक्सी है। एक तो दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है, आप दोनों को दूर दूर तक कहीं टैक्सी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा इसी में एडजस्ट कर लो। अब इस लड़के को टैक्सी में भी झेलूं। इस तरह वो दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन्हें अपने अपनी जगह पर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिनों के बाद ओम एक कैफे से शेक लेकर निकल रहा होता है कि उसकी नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ जाती है जो साथ वाले कैफे के बोर्ड के स्टूल पर चढ़कर उसे साफ कर रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जब वो गिरने वाली होती है तो लास्ट मिनट पर ओम आकर उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर साक्षी कहती है, हे, इतनी देर से ताड़ रहे हो, क्या इरादा है?
मैं कहाँ आपको ताड़ रहा हूँ। इसलिए तो अभी तक मुझे छोड़ा नहीं तुमने। उप्स, सॉरी। बाय द वे थैंक यू मुझे संभालने के लिए। थैंक्स की जगह मुझे आप एक दिन मिल सकते हैं क्या? ओके डन। इस तरह उन दोनों की जान पहचान होती है। अगले दिन दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ओम उसे अपने साथ क्लब ले जाता है जहां दोनों मिलकर खूब सारा डांस और मस्ती करते हैं। उसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिटार बजा रहा होता है। ओम उसे रोककर उस गिटार वाले लड़के से गिटार ले आता है और साक्षी के लिए गाना गाते हुए उसे बजाता भी है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं और साक्षी उससे कहती है, एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए गिटार बजाया, गाना गाया, मुझे पार्क घुमाया, मूवी दिखाई, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब किस खुशी में हो रहा है? कोई स्पेशली नहीं किया, बट हाँ सब आपके लिए था। मेरा मन था कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूं एंड थैंक्स कि आपने मुझे अपना प्रीशियस दे दिया। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों बाद आज खुलकर हंसी हूँ। वेल, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। वक्त बीतता जाता है। ओम और साक्षी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, साथ ही शादी करने का फैसला भी लेती है। साक्षी ये सब कुछ अपनी माँ कुमकुम को बताती है और वो उस लड़के से मिलने की इच्छा जताती है। साथ ही साक्षी ओमकार को भी अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर बुलाती है। ओमकार अच्छे से तैयार होकर साक्षी के घर आता है और जैसे ही कुमकुम और ओम एक दूसरे को देखते हैं तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साक्षी, तुम लेके आई हो इसे? हाँ माँ। पर क्यों साक्षी? माँ, यही तो ओम है, यही तो है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ, ओम सच में बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट? ये लड़का तुम्हारी चॉइस है? ये बदतमीज लड़का? एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकती। एक सेकंड साक्षी, रियली शी इज योर मॉम? हाँ ओम, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। साक्षी, तुम इससे शादी नहीं कर सकती एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। लेकिन माँ क्यों? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आप तो मेरी होने वाली प्यारी सासू माँ हैं। आशीर्वाद दीजिए, शादी तो आपकी बेटी से ही करके रहूंगा। सच में होने वाली सासू माँ साक्षी बहुत अच्छी है और कमाल की बात तो ये है कि ये आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। यू ब्लडी इडियट! माँ, आपको मानना ही पड़ेगा। आज तक आपने हर चीज अपनी मर्जी की है, लेकिन इस बार नहीं। शादी तो मैं ओम से ही करूंगी बिकॉज आई लव हिम। ओम और कुमकुम की बहस हो जाने के बाद साक्षी और ओम मिलकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। साथ ही शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए जब वो उसकी माँ कुमकुम के पास जाते हैं, लेकिन कुमकुम उन्हें आशीर्वाद देने की जगह भला बुरा सुनाने लगती है। तभी ओम बोलता है, सासू माँ, अब तो मैं आपका प्यारा दामाद बन गया। आप चाहो तो घर जमाई भी बन जाऊंगा। अरे खोलिए सासू माँ, नाराज मत होइए। देखिए, आपकी बेटी आज के दिन अपसेट हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। माँ, अब तो मान जाओ, कम से कम एक बार तो हमारा यकीन करो। ओम, लगता है माँ नहीं मानेगी और वह दरवाजा भी नहीं खोलेंगी। हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। दोनों वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी कुमकुम उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है और अपने घर में उन्हें जगह देती है। ताने मारता हुआ ओम अपनी सास से आरती और गृह प्रवेश की कहता है और जबरदस्ती कुमकुम को उसकी बात माननी पड़ती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। कुमकुम की अपने जमाई ओम से जुगलबंदी नहीं बनती और कुमकुम उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन ओम सब कुछ सहन करता था। आखिर एक दिन तो उसकी सास जरूर मान जाएगी। ऐसे ही एक दिन ओम खाना बनाता है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुमकुम बोलती है, छी, डिस्गस्टिंग! कितना बुरा खाना है ये। अरे इतना बुरा खाना तो हमारे घर के सर्वेंट भी नहीं बनाते। साक्षी, ये तुम्हारी पसंद है? बेटा, तुम्हारे पति को तो ठीक से कुकिंग भी नहीं आती और बड़ा कह रहा था कि खाना आज मैं बनाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद खाकर देख लो, कितना नमक है इसमें। नहीं, ओम ऐसा खाना नहीं बना सकता माँ। साक्षी की बात सुनकर ओम अपने बनाए खाने को खाता है और नमक ज्यादा होने के कारण एक टिश्यू पर उगल देता है। साथ ही परेशान होकर कहता है, साक्षी, सच में मैंने इतना तेज नमक नहीं डाला।
पता नहीं इतना तेज कैसे हो गया। ये सब तो ऐसे किया मैंने, किचन में जाके सब्जी में पूरा नमक का डिब्बा ही उड़ेल दिया। अब साक्षी के सामने बेचारा शर्मिंदा हो गया। ऐसे ही एक दिन कुमकुम के घर पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो उस पर टैक्स ना भरने का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, मैडम, आपने अपने बिजनेस को लेकर बहुत झोलमाल किए हैं, जिसके चलते आपने टैक्स नहीं भरा और ब्लैक मनी को भी जमा कर रखा है। एक मिनट, आप लोग ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने हमेशा टाइम पे सारे टैक्स भरे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कुमकुम ये बात सुनकर अपने अकाउंटेंट को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और ओम को देखकर उसे सल्यूट कर देता है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सारे टैक्स टाइम पर भरे हैं। इसमें घपला करने वाला इन्हीं का अकाउंटेंट है, जो पैसे लेकर भाग गया और फोन भी बंद कर दिया है उसने। ओके सर। ओम, तुम्हें ये लोग सल्यूट क्यों कर रहे हैं? कुमकुम की बात सुनकर ओम उसे सारी सच्चाई बताता है कि आखिर वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। साथ ही वो अपनी आईडी निकालकर भी उन्हें दिखाता है, जिसके बाद कुमकुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही उसका सर भी शर्म से झुक जाता है। ये सब हो जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस के सारे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कुमकुम अपने जमाई से माफी मांगती है और उसे हमेशा के लिए अपना लेती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं बहुत खुश थी योगेश जब इस घर में आई थी। आरजू बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई है जहां सभी लोग उसे इतना प्यार करते हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद आरजू का चचेरा देवर ललित उसके पास आता है और बोलता है, भाभी, तुम तो कतई ज़ाहिर लग रही हो। हमारा पूरे शहर में तुमसे सुंदर ना है कोई। क्या बात करते हो देवर जी, अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मुझसे भी खूबसूरत चेहरे हैं इस दुनिया में, बस देखने वाला होना चाहिए। अरे वो तो पता नहीं, हमने आज तक आपसे खूबसूरत चेहरा ना देखा कभी। ललित आरजू के साथ मजे मस्ती करने लगता है और उसकी सुंदरता की तारीफें करते नहीं थकता। तभी योगेश ये सब कुछ देख लेता है और उनके पास जा ही रहा होता है कि ऐसे में योगेश का एक दोस्त सौरभ आ जाता है और उससे बोलता है, भाई, भाभी कहाँ है? जरा हमें भी तो मिलवा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो वो खड़ी है। कहाँ? सूरज आरजू को देखने लगता है, पर आरजू उसको नजर नहीं आती और योगेश जल्दी से अपनी बीवी के पास जाकर उससे बोलता है, आरजू, तुम घूंघट कर लो और सबके सामने घूंघट में ही रहना, और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये घूंघट मत हटाना। अरे आज तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे सारे देवर मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं घूंघट ओढ़ लूं। बेबी, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी तारीफ जितनी तुम बोलोगी, पर अभी के लिए प्लीज घूंघट कर लो। इतना बोलकर योगेश वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से सौरभ उसके पास आकर उससे बोलता है, भाई मिलवा क्यों नहीं देता भाभी से? मिलना है तुझे? चला, मैं मिलवाता हूँ। ये बोलकर वो उसको आरजू के पास ले जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता भी है। तभी सौरभ बोलता है, भाई, भाभी को बोलना घूंघट हटाए। घूंघट मत हटाना मेरे बोलने पर भी। आरजू, तुम सौरभ के सामने अपना घूंघट हटा सकती हो, मेरा जिगरी यार है वो। हाँ जी, मुझे शर्म आती है। वो क्या है ना, अभी मैं आप सब लोगों को ठीक से जानती नहीं हूँ। सौरभ बार बार उससे बोलता है, लेकिन फिर भी आरजू अपना घूंघट नहीं हटाती। जिसके बाद सौरभ उदास होकर वहाँ से चला जाता है और योगेश उसके पास जाकर बोलता है, भाई, तू अपना दिल छोटा मत कर। भाई, मैं भाभी से मिलने इतनी दूर से आया था और एक भाभी हैं जो आज के टाइम पर भी घूंघट करती हैं। भाई, अब तुझे क्या ही बताऊं, जब से हमारी शादी हुई है ना, मैंने भी अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखा। पता नहीं कैसे घूंघट वाली बीवी मिली है मुझे, जो अपने पति से भी घूंघट करती है। तेरे भाई की तो जिंदगी ही खराब हो गई। बस भाई, तू रो मत। इसी तरह दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं। कुछ ही देर के बाद सौरभ बिना आरजू को देखे वहाँ से चला जाता है और योगेश खुशी खुशी अपनी बीवी के पास जाकर उससे कहता है, आरजू, तुम इस पूरे शहर की ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा सिवा कोई तुम्हें और देखे, इसलिए तुम्हें घूंघट में ही रहना होगा। और वैसे भी
हमारे यहाँ रिवाज है, बहू को घूंघट में ही रहना चाहिए। इतना बोलकर योगेश वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बीवी की खूबसूरती को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए उसको हमेशा घूंघट में ही रहने को बोलता था। पर आरजू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके लिए वो हमेशा घूंघट हटाकर योगेश से लड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन आरजू योगेश से कहती है, सबके पति अपनी बीवी को कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे ना कहीं बाहर लेके जाते हैं और ना ही मुझे अच्छे से टाइम देते हैं, और ऊपर से ये घूंघट। अरे आखिर कौन करता है आज के टाइम पे घूंघट? बस इतनी सी बात, बोलो ना कहाँ चलना है? मूवी देखने, वो भी आज और अभी। योगेश उसकी बातों को सराखों पर रखकर तुरंत अपने और उसके लिए मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लेता है और आरजू को तैयार होने के लिए बोल देता है। जिसके बाद आरजू बन ठन कर उसके सामने आती है और खुशी से उससे कहती है, चलिए, आई एम रेडी। घूंघट तो कर लो, अगर किसी ने देख लिया तो? आखिर ये सब क्या है और ये कब तक चलता रहेगा? अरे दुनिया में इकलौती मैं ही सुंदर लड़की बची हूँ क्या जिसे हर टाइम घूंघट करना पड़े? अगर घूंघट करके चलना है तो ही तुम चलोगी, वरना इस घर में ही पड़ी रहो। गलती मेरी ही है जो मैं हमेशा आपकी बातें मानती आई हूँ। अरे मुझे नहीं करना ये घूंघट, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर कैलाश उनके पास आता है, पर आरजू घूंघट नहीं करती, जिस पर योगेश अपने पिता से कहता है, लाज शर्म सब बेच खाई। आपकी बहू एक तो अपने पति से ऊंची आवाज में बात कर रही है और दूसरा ना घूंघट किया है इसने। अरे सर पर पल्ला तक नहीं है। और यही संस्कार दिए हैं क्या तेरे माता पिता ने? जमाना मॉडर्न है, पर संस्कार तो दिल से होने चाहिए ना। इतना बोलकर योगेश घर से चला जाता है और उसके जाते ही कैलाश अपनी बहू के आंसुओं को पोंछकर उससे बोलता है, कोई बात नहीं बहू, मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाऊंगा। नहीं बाबूजी, और वो कुछ नहीं समझेंगे। वो एक पुरानी सोच के इंसान है जिनको मेरी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं इनके ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी बहू को इस तरह जाता देखकर कैलाश खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद आरजू को कुछ नहीं देखती और वो अपने ससुर को खुद ही बाहर खड़ी बाइक पर बिठाकर अपने कंधों पर बांधकर हॉस्पिटल ले जाती है और योगेश को भी इन्फॉर्म करके वहां बुला लेती है। जिसके बाद योगेश जोर से हाथ पकड़कर उससे बोलता है, बिना घूंघट के तुम बाबूजी को ऐसे बाइक पर यहाँ लेकर आ गई? सच में शर्म लिहाज बेच खाई है तुमने। वो बस मैं। जुबान चलाएगी मेरे सामने? इतना बोलकर वो जैसे ही उस पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी कैलाश अपने बेड पर लेटे हुए उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर आज बहू सही समय पर मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। बाबूजी, आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं? यही कि जब घर में कोई नहीं था और मुझे दिल का दौरा पड़ा तो बहू अकेली ही मुझे यहाँ लेकर आई और अब बहू घूंघट में नहीं रहेगी। अपने पिता की बात सुनकर योगेश बाहर चला जाता है और आरजू उसके पास आकर बोलती है, मैं नहीं चाहती ना तो कभी घूंघट में नहीं रहती। अरे इतने दिन हो गए, मैंने आज तक अपने चेहरे से घूंघट नहीं उठाया, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मैं आपकी और आपकी बातों की इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपकी कही हर बात को मानती आई हूँ। मुझे माफ करना आरजू, अपनी बीवी को दुनिया की गंदी नजरों से बचाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ बहुत नाइंसाफी की है, पर अब और नहीं। तुम्हें अब घूंघट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो जो हर मुश्किलों का खुद सामना कर सकती हो। योगेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस दिन के बाद से हमेशा के लिए अपने बीवी को घूंघट से आजाद कर देता है और कैलाश के ठीक होने के बाद अपनी बीवी और पिता के साथ घर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। वर्षा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। उसका पति बंटी उसे पूरे मॉल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वर्षा उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो मॉल के मैनेजर के पास जाता है और उससे बोलता है, देखिए सर, मेरी वाइफ मून, मेरा मतलब वर्षा, बहुत देर से मिसिंग है, कहीं मिल ही नहीं रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? जी जरूर, आप ये बताइए कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ देखा था? जी, मैं और वो सेकंड फ्लोर पर थे,
हम इयररिंग के सेक्शन में उनके लिए इयररिंग्स ही देख रहे थे। अच्छा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए। मॉल का मैनेजर सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कैमरास को चेक करता है तो उसे वर्षा बेसमेंट में बैठी हुई नजर आती है। ये बात वो बंटी को बताता है। देखिए, ये रही आपकी वाइफ। जी कहाँ पर है ये जगह? ये हमारा बेसमेंट है, वहीं पर बैठी हुई है आपकी वाइफ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसके बाद बंटी जल्दी से भागता हुआ वर्षा के पास जाकर उससे बोलता है, आई एम सो सॉरी मून। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि गलती मैंने की है तो माफी भी तो मैं ही मांगूंगा ना। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम ऊपर से यहाँ नीचे किस लिए आई हो। अच्छा तो बताओ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारी सही से तारीफ नहीं की थी ना, इसलिए। नहीं जी, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है? याद करो ना खुद ही। मैंने ऐसा क्या कहा था जो ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी? अरे खुद ही बता दो ना। नहीं आया ना याद, और आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अरे अरे ऐसा ना कहो मून, तुम्हें तो पता है ना जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अरे जाओ ना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। और वैसे भी मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल नहीं आने वाली। यार आज तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूं? अरे सुनो तो सही जाने मन, इतने जल्दी कहाँ जा रही हो? बोला ना, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। ऐसा कहकर वर्षा गुस्से में मॉल से बाहर चली जाती है और बंटी बेचारा उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। तो वहीं वर्षा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। बंटी जल्दी से भागकर उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठकर साथ ही अपने कान पकड़कर उससे बोलता है, प्लीज माफ कर दो मुझे मून, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारी कसम अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस अभी के लिए कह रही हो और बाद में अपनी बात से पलट जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ तुम्हें एक चीज तो जरूर माननी होगी। हाँ हाँ बोलो क्या? वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वर्षा बंटी को दोबारा शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। तो बंटी उससे बोलता है, मून तुम मुझे फिर से यहाँ लेकर आ गई? हाँ, क्योंकि जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो किया ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या काम है? इयररिंग्स की शॉपिंग। अब बताओ कौन सा इयररिंग्स खरीदूं और कौन सा ना? फिर से फंस गया, मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, आप मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ लेकिन। वर्षा बंटी को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। वो कई तरह के इयररिंग्स बंटी को दिखाती है, जैसे कि झुमका, क्लस्टर, स्टड्स, हुप्स, डैंगलर्स, शैलेंडियर्स, ड्रॉप, एयर क्लिप्स, फेदर्स, ह्यूजी, टैसल्स, एक्सेट्रा। बंटी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किसे पसंद करे और किसे नहीं। तभी वर्षा उससे पूछती है, सुनिए, बताइए ना कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर? कोई सी भी ले लो यार, तुम पर तो सब अच्छी लगती हैं। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी आप अपनी पसंद भी तो बताइए ना एक बार। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इतना काफी नहीं है? तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी पसंद बहुत अलग होती है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। यार मैं कह रहा था कि ये कुछ खास नहीं है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। है ना, मुझे भी काफी देर से यही लग रहा है। चलो कुछ और देखते हैं। हाँ चलो। वर्षा बंटी को दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है। दूसरी जगह पर डायमंड्स की इयररिंग्स का सेक्शन होता है। उन्हें देखकर बंटी बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अब आपको इनमें से सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है चलो। वर्षा एक एक करके बंटी को इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। बंटी को वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो वर्षा से कहता है, बेबी ये वाली बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। अच्छा तो यही वाली खरीद लेती हूँ। बंटी वहाँ खड़े हुए आदमी से पूछता है, अच्छा कितने की है ये? सर सिर्फ 45,000 की है ये। क्या 45,000? अरे उसे भी तुम सिर्फ कह रहे हो? सर ये वाली तो सबसे सस्ती है। भाई ऐसा क्या है इसमें जो इतनी महंगी है ये? सर
डायमंड की बनी हुई है ना, इसलिए इतनी महंगी है। ओह, अच्छा ये बात है। अब इतना क्या पूछताछ कर रहे हो सीआईडी बनकर? अरे आपने ही तो खुद पसंद किए हैं ये। यार फिर भी बहुत महंगी है ये तो। सीधा सीधा बताओ, दिलवाने हैं या नहीं दिलवाने हैं? हाँ जान, दिलवाने हैं पर। अरे परवर गए भाड़ में, तुम चुपचाप पैसे निकालो। बंटी को मजबूरन फिर इयररिंग्स खरीदने पड़ते हैं। उसको खरीदने के बाद वर्षा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो बंटी से बोलती है, थैंक यू सो मच जान, तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये इयररिंग्स पसंद आए। अब घर चलो। ठीक है चलते हैं। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप खुश तो है ना? ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस चुपचाप घर चलो। बंटी वर्षा को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वर्षा उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो वर्षा उसके पास उसे नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो उसे फोन भी करता है, मगर उसका फोन भी नहीं लगता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है, सामने से वर्षा आ रही होती है। तो ऐसे में वर्षा बंटी से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? मून, तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। परेशान किस लिए हो रहे हो? मैं कोई घर छोड़कर थोड़ी ना चली गई थी। पर तुम गई कहाँ थी? और कहाँ, इयररिंग वापस करने गई थी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो वो बहुत पसंद थे ना? थे, पर अब नहीं है। क्यों नहीं है अब? क्योंकि उनकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए थे, और मैं सबको सह सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। मैं ठीक हूँ मून, और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? बस तुम चलो। बंटी वर्षा को वापस उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उन्होंने वो इयररिंग्स खरीदे थे। बंटी उन्हें दोबारा खरीद कर लेता है और अपने हाथों से वर्षा को पहनाता है। और फिर वर्षा बंटी से कहती है, थैंक यू। अब लग रहा है कि आपने मुझे ये गिफ्ट की है, वो भी पूरे दिल से। मुझे माफ कर दो मून, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैंने भी तो नहीं समझा था, मुझे भी माफ कर दीजिए। वर्षा और बंटी दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब वर्षा भी सिर्फ सोच समझकर ही इयररिंग्स के ऊपर पैसे खर्च किया करती। साथ ही बंटी भी उसके लिए इयररिंग्स खरीदकर लाया करता था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।